मॉर्निंग टू ऑल। मैं जब आपको चैप्टर 14 कहानी बूढ़ी का लेखक प्रेमचंद का पेज नंबर 132 को पढ़ने जा रहा हूँ। इससे पहले हम कहानी आरंभ कर चुके हैं, जिसमें आपको मैंने बूढ़ी काकी के का परिचय कराया था और उनका किस किस से क्या क्या संबंध है, इस सब बारे में आपको बताया था। तो आज बुद्धिराम के लड़के मुखराम का तिलक, यहाँ से हम कहानी आरंभ करेंगे। पेज नंबर है 132। मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं और ऊपर मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थे। भट्टियों पर कढ़ाई चढ़े थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थीं। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उसे बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशगुन के डर से वे रो न सके। बूढ़ी काकी की कल्पना में कुड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फुली फुली, नरम नरम होगी। कचौड़ियों की अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य न हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाहे के पास बैठे देखा तो जल उठी। क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेंढक केंचुओं पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगी। पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने खाया नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई न बोली, चुपचाप रहती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पतले पड़ गई हैं, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतना देर भी ना रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। तो देखिए कहानी आगे क्या होता है, कहानी में आगे क्या होता है वो देखते हैं। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया, यानी सगाई हो रही है उसकी। लड़की वाले तिलक लेकर आए। यह उसी का उत्सव है। आज उसके घर में एक प्रोग्राम है, एक उत्सव बनाया जा रहा है। क्या उत्सव है? बुद्धिराम बूढ़ी काकी के भतीजे बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया। घर के भीतर स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं और ऊपर मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध करने में व्यस्त है। भट्टियां जल रही हैं, कढ़ाई उस पर चढ़े हैं। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थीं। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी।
ये वास्तविक चित्रण है। हमारे यहाँ जब शादी या सगाई का समारोह होता है तो ऐसी तैयारियां हमारे और तुम्हारे घर में भी होती हैं। बूढ़ी काकी अपनी कोठी में बैठी हुई थी। दूसरी तरफ देखो क्या है, बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उसे बेचैन कर रही थी। वो पूड़ियों की सुगंध, कचौड़ियों की सुगंध, मसालेदार सब्जियों की सुगंध से बेचैन हो रही थी। उसकी जीभ जो है ना वो बहुत चंचल है। बूढ़ी काकी की जो जीभ है बहुत चंचल है। वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहती है, जल्दी से जल्दी हर चीज़ को पाना चाहती है, जल्दी से जल्दी उसको खाना चाहती है, जल्दी से जल्दी उसका स्वाद लेना चाहती है और भरपूर मात्रा में खाना चाहती है। एक दो से उसकी तृप्ति नहीं होगी, पेट भर कर वो खाना चाहती है। बूढ़ी काकी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उसकी जो स्वाद इंद्रिय जीवा है वो बहुत चंचल है। वो उसे संयम में रख नहीं पाती है और स्वयं भी संयम में रह नहीं पाती है। तो सुगंध, कचौड़ियों की सुगंध, पूरियों की सुगंध, मसालेदार सब्जियों की सुगंध से बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बेचैन हो रही थी। जल्दी से जल्दी वो पाना चाहती थी, पूड़ी खाना चाहती थी, कचौड़ी खाना चाहती थी, मसालेदार सब्जियां खाना चाहती थी, दही खाना चाहती थी। जो बन रहा है वो तत्काल और अभी खाना चाहती थी। वो क्या सोचती है, उसको बुढ़ापा है। बूढ़े आदमी को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं रहता। वो सुबह को शाम बोलता है, शाम को सुबह बोलता है। वो आधा घंटा सोता है, बोलता है सवेरा हो गया क्या। वो बुढ़ापे का बहुत सारे रोग होते हैं। बूढ़े व्यक्ति को खाना खिला दोगे, हाथ पाँव धो लेगा, खा पी के सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर बोलेगा मेरे को खाना दो, मैं आज दिन भर से खाना खाया ही नहीं। उसकी चेतना नहीं काम करती, वो नहीं समझता। उसके शरीर की हर इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, सही तरीके से काम नहीं करती हैं। बुढ़ापा अनेक रोगों की अवस्था होती है। बुढ़ापे में व्यक्ति का दिल दिमाग कुछ भी सही तरीके से काम नहीं करता है। इसलिए बूढ़े व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। उनके साथ कठोरता नहीं होनी चाहिए। हम उनके साथ कठोर व्यवहार ना करें, उनकी भावनाओं को समझें, उनका आदर करें, क्योंकि वो जो कुछ भी बोलते हैं करते हैं बड़ा अटपटा होता है। हमको उनको साथ लेकर चलना है। तो वो क्या सोच रही है, अभी भोजन पक रहा है और क्या सोच रही है, सोच रही है कि सब मेहमानों ने खा लिया होगा, इतना देर हो गया, मेरे लिए कोई खाना लेकर नहीं आया, मालूम होता है सब खा पी के सो गए और मेरे को भूल गए, सब लोग भोजन कर चुके होंगे। यह सोचकर अब उसको रोना आ रहा है, अब वो रो भी रही है। उसका सबसे बड़ा हथियार यही है, जैसे बच्चा कोई चीज़ पाना चाहता है और उसको नहीं मिल रही है तो वो जोर जोर से रोता है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। वैसे ये काकी है, काकी को जब कोई चीज़ पानी होती है तो जोर जोर से रोती है, ताकि घर वाले उसके पास आएं, उससे पूछें और वो अपनी तकलीफ उनको बताए और अपनी इच्छा की वस्तु वो पाए। ये है बुढ़ापा। तो घुली जा रही है, दुख में पीड़ा में घुली जा रही है। सब लोग भोजन कर चुके हैं, कोई मेरे लिए खाना लेकर नहीं आया, ये सोचकर उसको रोना आ रहा था, परंतु वो नहीं रो पा रही। कारण अब शगुन ना हो जाए, इस डर से वो रो नहीं पा रही। मतलब एक शुभ अवसर है, सगाई का अवसर है, सगाई के अवसर में खुशी के समय में रोना अब शगुन हो जाता है, इसलिए वह रो भी नहीं पा रही थी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाच रही थी।
वो आंखों में सपना देख रही थी। आंखें खोलकर क्या सपना देखती हैं, क्या कल्पना करती हैं? कढ़ाई में गरम गरम पूड़ियाँ तल रही हैं, तेल में पूड़ियाँ नाच रही हैं, लाल लाल पूड़ियाँ निकल रही हैं, फूली फूली पूड़ियाँ निकल रही हैं, नरम नरम पूड़ियाँ निकल रही हैं, कचौड़ियाँ फूल रही हैं, लाल हो रही हैं और स्वादिष्ट हो रही हैं। अजवाइन, उसके अंदर अजवाइन इलायची की महक आ रही है। तो इस प्रकार की कई कल्पनाएं, बैठे बैठे कई कल्पनाएं वो करती हैं, कई सपने वो देखती हैं। और वो क्या सोचती है, यदि एक पूड़ी मिलती तो हाथ में लेकर देखती वो कैसी है, खाकर भी देखती कि वो कैसी है। फिर क्या बोलती हैं, चलो चलती हूँ, उस कढ़ाई के पास चलती हूँ, उस चूल्हे के पास चलती हूँ, वहाँ जाकर बैठती हूँ जहाँ पर पूड़ियाँ तली जा रही हैं। ऐसा मन ही मन वो फैसला करती हैं और उसके बाद उकड़ू होकर, यानी कमर को सिरा बैंड करके सरकती हुई, अब चल भी नहीं पाती है ना, बुढ़ापे में हाथ पैर जवाब दे देते हैं, सही तरीके से वो चल नहीं पाती, वो सरकते हुए चलती हैं, समझे, रेंगता जिसको बोलते हैं, वे चलती है बड़ी कठिनाई से। हाथ पैर जवाब देगी, चलना फिरना अब उसके बस की बात नहीं है, बड़ी कठिनाई से वो चौखट पार करती है और धीरे धीरे रेंगते हुए उस कढ़ाई के पास पहुंच जाती है जहां पर हलवाई क्या कर रहा है, पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ तल रहा है। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना अभी तक धैर्य नहीं हो रहा था उसको, लेकिन अब ये कढ़ाई के पास आकर बैठ गई तो अब उसको धैर्य हो गया और अब वो क्या चाहती है, जल्दी से जल्दी पूड़ी निकले और मुझे मिले, जल्दी से जल्दी कचौड़ी मिले निकले और मुझे मिले। अब और सहन और धीरज नहीं है। तो जैसे कोई भूखा कुत्ता खाने वाले के सम्मुख बैठ जाता है, उसको पता है अब ये खाने वाला आदमी खा लेगा तो उसके बाद मेरे को जरूर देगा, है कि नहीं। वैसे ही ये बूढ़ी काकी क्या सोच रही है, कढ़ाई के पास तो पहुंच गई, कढ़ाई से निकलेगी तो जरूर मेरे को मिलेगी ना, ये सोच रही है। तो वो कढ़ाई के पास ही आकर बैठ गई। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो गई थी। घर में बड़ा आयोजन था सगाई का और काम करने वाली रूपा अकेली थी, घर को पूरा संभाले हुई थी। ज़्यादा काम होने से कुछ परेशान भी हो रही थी, कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में जाती, कभी कढ़ाई के पास जाती, कभी भंडार घर में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। कौन? रूपा, बुद्धिराम की पत्नी। झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का, गुस्सा करने का अवसर नहीं था। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा। इधर उधर घूमते घूमते जब उसकी नज़र कढ़ाई की तरफ पड़ी जहाँ पर पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ निकल रही थीं, तो रूपा ने क्या देखा, बूढ़ी काकी अपने कोठरी से निकलकर कढ़ाई के पास बैठ गई। किस आशा से बैठ गई है, अब पूड़ी निकालो तो मेरे को दो, कचौड़ी निकालो मेरे को दो, सबसे पहले मैं खाऊँ, मेहमान खाएं या ना खाएं उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। धीरज नहीं, बुढ़ापे में धैर्य नहीं होता, बुढ़ापे में सहन शक्ति नहीं होती। तो क्रोध आ गया, जोर से क्रोध आया। किसके ऊपर? बूढ़ी काकी ऊपर। जैसे मेंढक केंचुए पर झपटता है उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी, दुर्व्यवहार जैसा किया उसके साथ। दोनों हाथों से उसे झटक कर क्या बोली, ऐसे पेट में आग लगी। पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। कड़वी बातें, जली कटी बातें
दुख पहुंचाने वाली बातें, दिल तोड़ने वाली बातें। अब काकी तो बूढ़ी है, बूढ़े व्यक्ति में किसी प्रकार का संतोष नहीं होता, धीरज नहीं होता। वो किसी परिस्थिति को नहीं जानता, नहीं समझता। वो केवल एक चाहता है, उसकी तृष्णा की पूर्ति होनी चाहिए, उसकी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, बस। और वो किसी नियम को ना जानता है, ना समझता है, ना वो मानना चाहता है। वो केवल अपनी इच्छा की पूर्ति चाहता है, अपनी तृष्णा की तृप्ति चाहता है, बस, और कुछ नहीं चाहता। तो जब ये जलीकटी बात बोलती है रूपा कि ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगाया, और तुम कढ़ाई के पास आकर बैठ गए, इतना धीरज नहीं हुआ तुम। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली। बूढ़ी काकी की हालत बहुत खराब हो गई, चुपचाप रेंगती हुई कटरी में चली। जैसे रेंगती हुई आई थी, बड़ी मुश्किल से आई थी, और रूपा की जली कटी बातें सुनकर वो रेंगते हुए फिर वापस निराश, हताश, दुखी और चोट खाकर। कड़वी बातें दिल में बहुत जोर से लगती हैं, कड़वी बातें दिल को तीर की तरह चुभती हैं। कड़वी बातें, जली कटी बातें पूरे शरीर को जलाकर राख कर देती हैं। और बुढ़ापे में घर का सबसे बड़ा सदस्य बूढ़ी काकी, जिसने अपनी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी थी, और बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे देखिए। तो इस प्रकार अब वह वापस चली गई, रेंगती हुई वापस अपने कोठरी में चले गई। भोजन तैयार हो गया, थोड़ी देर बाद भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान पंक्ति में बैठ के खाएंगे, मेहमान खाने लगे। भोजन तैयार हो गया, मेहमानों को खिलाने के लिए पंक्ति में पत्तलें सजा दी गई, और आसन में बैठकर सभी मेहमान भोजन करने लगे। इधर बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप करने लगी। उसको पश्चाताप हो रहा था, अपनी गलती का एहसास हो गया था, आप अपनी भूल का एहसास हो गया था, तो वो पश्चाताप कर रही थी, मैं क्यों वहाँ चली गई, मैं क्यों धीरज नहीं रखी, मैं क्यों संतोष नहीं रखी, मैं कोठरी से क्यों बाहर निकल गई। उन्हें रूपा पर क्रोध न था, अपनी जल्दबाजी पर दुख हो रहा था। क्यों मैंने इतनी जल्दबाजी की, क्यों मैंने धैर्य नहीं किया, क्यों मैं उतावली हो गई, क्यों मैं धीरज नहीं रखा। सच तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा, मैं नहीं चलूँगा। दुख तो अपने आप पर बहुत दुख होता है, उसको अपनी भूल पर पश्चाताप होता है, और मन ही मन वो फैसला करती है कि अब जब तक घर का कोई सदस्य मुझे बुलाने नहीं आएगा, तब तक मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य से लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई। क्या जाने ना बुलाए, बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार है। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वाद इंद्रियाँ गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही से पूड़ियाँ खाऊंगी, और
फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ, रायते के साथ मसालेदार भोजन रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहाँ करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं और मुंह जूठा करके थोड़ी उठ जाऊँ। देखिए यहाँ पर बूढ़ी काकी की बेचैनी और बूढ़ी काकी की स्वाद इंद्री जीवा, चंचल जीवा के बारे में और उनके मन की भावनाओं के बारे में बताया गया। तो अब बूढ़ी काकी ये फैसला करके बैठी है कि जब तक घर का आदमी कोई नहीं बुलाएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। थोड़ा वक्त बीत गया, अब वह विचार कर रही कोई बुलाने आएगा तो जाऊंगी। और मन ही मन को बहलाने के लिए वो लेट गई कि मेहमान जब खा लेंगे, खाकर चले जाएंगे, तब घर वाला कोई आएगा मेरे को बुलाने के लिए, तब मैं खाना खाने जाऊंगी। ऐसा वो फैसला करके लेट गई और कोई गीत गुनगुनाने लगी। बहुत देर तक गीत गुनगुनाती रही। उसके बाद वो क्या सोचा, बहुत देर हो गया, भोजन हो गया होगा। भोजन सब शांत वातावरण हो गया ना। शांत वातावरण क्या बताता है? शांत वातावरण ये सूचना देता है कि मेहमान खाकर चले गए, अब घर वालों के खाने का वक्त आ गया। ये शांत वातावरण ये सूचना दे रहा है। तो शांत वातावरण बन गया था, किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। तो बूढ़ी काकी क्या सोचती है कि सब लोग खा पी कर चले गए होंगे, परंतु मुझे बुलाने अभी तक कोई नहीं आया। रूपा चढ़ गई है ना, मैं वहाँ चली गई थी तो रूपा मेरे से चढ़ गई, जल गई। क्या मालूम मुझे बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार, उससे रहा नहीं जा रहा। भूख बहुत बुरी चीज। आदमी बड़े से बड़े तकलीफ को सह लेगा लेकिन भूख को नहीं सह सकता। भूख की जो ज्वाला है, भूख की जो आग है, वो व्यक्ति को राख कर देती है। हर हाल में भूखे व्यक्ति को भोजन चाहिए, तभी वो शांत होता है, कभी वो आराम महसूस करता है। जिंदगी की सबसे बड़ी अगर ज़रूरत है तो वो भूख है, और भूख को शांत होना बहुत जरूरी है। अब वो चलने की तैयार हुई, कोई बुलाए नहीं तो अब नहीं बुलाया तो मैं क्या करूं, मेरे को तो यहाँ खाना है ना भाई, अब खाना है, कोई बुलाए चाहे ना बुलाए मुझे जाना है। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसाले सब्जियाँ आ जाएंगी। उसको विश्वास था कि मैं वहाँ पहुँचूँगी, मेरे पहुँचते ही 1 मिनट में पूड़ियाँ बहुवचन, मसालेदार सब्जियाँ बहुवचन मेरे सामने आ जाएंगे। उनकी स्वाद इंद्री मतलब जीवा गुदगुदाने लगी, चंचल जीवा उनको बेचैन करने लगी। वो मन ही मन कई प्रकार के सपने देखने लगी। सबसे पहले मैं सब्जी से पूड़ियाँ खाऊँ। जब मेरे पास भोजन आएगा तो सबसे पहले मैं सब्जी से साथ पूड़ियाँ खाऊँगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मसालेदार मालूम होंगी। चाहे मेरे को कोई बुरा कहे चाहे अच्छा कहे, मैं तो मांग मांग के खाऊंगी। और दो और दो और दो, जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा तब तक मैं मांग मांग कर खाती रहूँगी। मेरे खाने को कोई देख रहा होगा, देखे मैं ज़्यादा खा रही हूँ, ये कोई देख रहा होता देखे, मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग मेरे बारे में जो विचार करना चाहे करें, मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने दिनों के बाद आज पूड़ियाँ खाने का अवसर मिला है, तो क्या थोड़ा सा खाकर मैं उठ जाऊंगी? नहीं, मैं जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक नहीं उठूंगी, जब तक मेरी जीभ शांत नहीं होगी तब तक मैं नहीं उठूंगी। मैं तो खाती ही रहूंगी, चाहे उसमें कोई अच्छा बोले चाहे कोई बुरा।
वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। हाथों के बल चल नहीं सकती, हाथ पैर उसके साथ नहीं देते हैं। पीठ को ऐसा झुकाकर, हाथों को पैर बनाकर वो सरकती हुई आई, आंगन में आई। कहाँ पहुंची? आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, क्या दुर्भाग्य है? देखो बूढ़ी काकी का, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। मेहमान तो अभी खाना खा रहे थे। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था तो लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। बूढ़ी काकी जहाँ मेहमान खा रहे थे उनके बीच में जाकर पहुंच गई। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गया। बहुत गुस्सा आया उसको अपनी काकी पर। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े। लपक कर काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठे में धम से पटक दिया। यही बूढ़ी काकी है जिसने अपनी सारी जमीन जायदाद अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम लिख दी है। और बुद्धिराम जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक क्या वादा किया था? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारे भोजन पानी का, दवा दारू का, सेवा का, टहल का, हर चीज़ का ध्यान रखूंगा, तुम्हारी हर सेवा करूंगा। आप देखो कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अपनी बुजुर्ग वृद्धा काकी के साथ कैसा व्यवहार किया। घसीटते हुए ले गया और अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। जैसे बोरा हम सिर में रखें और धम से पटक देते हैं, ऐसे जोर से पटक दिया। क्या बूढ़े वैसे व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित है? क्या हमको अपनी काकी के साथ, बूढ़ी काकी के साथ ऐसा करना चाहिए? बूढ़े व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए हम? मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाव भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। अब मेहमान ने भोजन कर लिया, घर वालों ने भी भोजन कर लिया, बाजे वाले, धोबी, नाव भोजन करके जा चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं बुलाया। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उसकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। बुद्धिराम के मन में और रूपा के मन में क्या चल रहा था? वो बूढ़ी काकी को दंड देना चाहते थे। किस बात का दंड? कि खाने के लिए बीच बीच में आ रही थी, मेहमानों के बीच में आ रही थी। भूखा व्यक्ति जैसे तड़पता है वैसे ये तड़प रही थी। तो इसने जो निर्लज्जता दिखाई है उसका दंड देना चाहिए। मतलब आज इसको भोजन देना ही नहीं। और इधर काकी उस भोजन के लिए, उस भोजन को खाने के लिए, पाने के लिए बेचैन हो रही है। दोनों तरफ क्या संघर्ष चल रहा है देखो। रूपा और बुद्धिराम किसी भी कीमत पर आज काकी को भोजन नहीं देना चाहते, और इधर बूढ़ी काकी अच्छे स्वादिष्ट पकवान को खाने के लिए बेचैन और अधीर हो रही है। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। घर का बड़ा भतीजा है बुद्धिराम, रूपा, किसी के भी मन में बूढ़ी काकी के लिए दया और सहानुभूति की भावना नहीं आई। कोई उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को नहीं समझा। उनकी अवस्था, बूढ़े अवस्था में व्यक्ति कैसा हो जाता है, कैसे स्वभाव का हो जाता है, इस पर किसी ने विचार ही नहीं किया।
वरन और उनको गलत समझ रहे हैं। इस समझने की ही भूल है। हम बूढ़े व्यक्ति की भावनाओं को यदि समझे जाएंगे ना, तो फिर तो कोई बात ही नहीं होगी। हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम उनके साथ कठोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी बुद्धिराम और रूपा अपनी गलत सोच के कारण काकी के प्रति कठोर हो गए हैं, और किसी के दिल में भी उनके लिए दया भावना नहीं आती, सहानुभूति नहीं आती, दया नहीं आती। केवल अकेली लाडली है जो काकी के लिए परेशान हो रही थी। अकेली लाडली उनके लिए परेशान होती। पूरे घर में केवल एक लाडली बुद्धिराम की जो लड़की है लाडली, वो बूढ़ी काकी के लिए परेशान हो रही थी। वो उन्हें खिलाना चाहती थी, भोजन कराना चाहती थी। थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम में देखिए। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। लाडली जो कि बुद्धिराम की लड़की थी, उसको काकी से अत्यधिक प्रेम था, क्योंकि स्वार्थ के कारण प्रेम था। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज उसको मिलती तो उसके भाई उसको परेशान करते, उनके साथ अन्याय करते थे। तो वो चीज को लेकर बूढ़ी काकी के पास कोठरी में जाकर अलग से उसके साथ बैठ कर खाती थी, और थोड़ा सा उनको भी देती थी। हैं? अच्छा, वो झुंझला रही थी कि लोग काकी को बहुत सी पुड़ियाँ क्यों नहीं दे देते। झुंझला रही है वो लाडली। भाई मेहमान खा के चले गए, घर वाले खा लिए, बचा कौन? बूढ़ी काकी। इतना सारा खाना बचा है, बूढ़ी काकी को क्यों नहीं दिया जा रहा है? सब तो खा लिए ना, उनको भी देना चाहिए ना। तो वो झुंझला रही है और बहुत सारी पुड़ियाँ उनको देना चाहती हैं। तो घर वाले क्यों नहीं उसको बहुत सारे पुड़ियाँ खाने के लिए, कचौड़ियाँ खाने के लिए देते? क्या मेहमान सब खा गए? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? बहुत बड़ा प्रश्न। मेहमानों से पहले यदि घर के बुजुर्ग खा लें तो उसमें कोई अपशगुन नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं। बूढ़े व्यक्ति को पहले भोजन करा देना चाहिए, कोई गलत नहीं। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। बड़े बुजुर्ग हमारे पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय हैं। उनकी समय पर सेवा होनी चाहिए, समय पर खाना, समय पर सेवा, समय पर सोना, समय पर हर चीज़ उनको मिलना चाहिए। क्योंकि उनके पास धीरज नहीं होता, इंतज़ार नहीं होता, वो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी परिस्थिति से बचना चाहिए और तत्काल उसी समय उनको सब कुछ दिया जाए जब उनकी मांग हो, जब उनका वक्त हो। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से ना जाती थी। रूपा से डरती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़ियाँ बिल्कुल ना खाई। देखो कितनी सहानुभूति है पूरे घर में। लाडली एक ऐसी लड़की है, छोटी सी बच्ची, जिसको बूढ़ी काकी से कितनी हमदर्दी है, कितना प्यार है, कितनी सहानुभूति है। उसने अपने भोजन की, अपने हिस्से की पुड़ियाँ नहीं खाई थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। अपने हिस्से की पुड़ियाँ काकी के पास ले जाना चाहती थी, उनको खिलाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। जल्दी से जल्दी घर के लोग सो जाएं तो मैं जाऊं और अपने हिस्से की पुड़ियाँ काकी को खिलाऊं, ये उसका सपना था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ पुड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न वो सोचती है, बूढ़ी काकी के पास मैं जाऊंगी, पुड़ियाँ लेकर जाऊंगी तो वो पुड़ियाँ पाकर प्रसन्न हो जाएगी, मुझे खूब आशीर्वाद देगी, खूब प्यार करेगी, खूब प्रशंसा करेगी। बस आज इतना ही। कल अंतिम भाग, इस कहानी का अंतिम भाग हम आपको बताएंगे। आज जितना हमने पढ़ाया है उसको आप पढ़ लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये कहानी बहुत मार्मिक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है।
जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार गहराई से समझोगे। ये सबके लिए है। तुम्हारे लिए ये कहानी उपयोगी है, तुम्हारे माँ बाप के लिए भी उपयोगी है, हमारे लिए भी उपयोगी, समाज के हर वर्ग के लिए ऐसी कहानियाँ उपयोगी हैं। तो प्रेमचंद का पूरा साहित्य जीवन उपयोगी है। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है समाज की भलाई के लिए लिखा है, समाज की कड़वी सच्चाई लिखी है और जिसमें बहुत बड़ा संदेश है। वो अपने साहित्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। तो ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।